नमस्कार, NokingNews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है रूस और यूक्रेन का युद्ध। क्या होगा क्या नहीं होगा वाली जो एक जिज्ञासा है वो सबके सामने है। और इस जिज्ञासा के बीच में एक चीज़ और भी है कि दोनों तरफ से कई तरह का जो इन्फॉर्मेशन वॉर होता है, कई तरह की झूठी सच्ची सूचनाएं, फॉल्स इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा लगातार बाज़ार में तैर रहा है। तरह तरह की बातें आ रही हैं और उसके ज़रिए चीज़ों को बेचा जा रहा है। लेकिन मैं आपको सरल तरीके से बताऊंगा कि ये जो कुछ कहानी आप 24 घंटे बैठ के चैनल पर देख रहे हैं उसका निचोड़ क्या है, यूक्रेन में अगले कुछ दिनों में क्या हो सकता है, और यूक्रेन में अब क्या नाटो और अमेरिका की भूमिका बदलने वाली है, रूस की आने वाले दिनों की दिक्कतें क्या हैं, सब पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप हमको भुगतान कर सकते हैं। और एक हमारा बारकोड भी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी आप भुगतान कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बारकोड को लेकर पेमेंट्स में कुछ दिक्कतें जाहिर की हैं। अगर ऐसे लोगों को किसी को दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये शहर ऐतिहासिक शहर है और इस शहर ने बहुत सारे दौर देखे हैं। अंग्रेज़ों का दौर देखा है, इस शहर ने राजा महाराजाओं का दौर देखा है। इस शहर पे कई दफ़ा मुस्लिम आक्रांताओं का भी राज हुआ, राजपूतों का भी राज हुआ। और एक शानदार शहर है ये जिसकी हर धड़कन में इतिहास है। और इस शहर ने जितनी जंग देखी हैं, जितनी जंगों के बारे में उसको पता है, जितनी सल्तनतें इसने बदलती देखी हैं, तो इस शहर से रिपोर्टिंग करने का मज़ा ही कुछ और है। अभी हो क्या रहा है कि कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है और कीव तक रूस पहुंच गया। पहले मैं आपको और सरल तरीके से बताता हूं कि रूस की स्ट्रेटजी क्या थी। रूस ने देखा कि यूक्रेन जो है वो उसको यूक्रेन का मुकाबला करना होगा। यूक्रेन जो है वो उसको कैसे लड़ना है ये उसने एक प्लानिंग की, और उस प्लानिंग के तहत उसने सबसे पहला काम ये किया कि उसके यूक्रेन में घुसने की जो तकलीफ़ें हो सकती थी उनको दूर किया। यानी हवाई अड्डे उड़ा दो, हवाई जहाज़ उड़ा दो, एयरपोर्ट उड़ा दो। तो हवाई जहाज़ एयरपोर्ट वगैरह जब उड़ जाएंगे तो वहाँ से उनकी फ़्लाइट्स टेक ऑफ नहीं कर पाएंगी यूक्रेन की। तो यूक्रेन का एक हवाई पूरा का पूरा जो सुरक्षा तंत्र था उसको नष्ट कर दिया। इसके बाद में उन्होंने ढूंढ के, या कहें कि उनके पास पहले से जानकारी थी कि जो रूस के एयरक्राफ्ट को गिराने वाली मिसाइलें हैं और जो दूसरा तंत्र है, राडार हैं, उनको नष्ट कर दिया जाए। दोनों को नष्ट कर दिया। ये काम पहले दिन में रूस ने कर दिया। अब दूसरा काम था, वो था ज़मीनी लड़ाई का काम। तीनों तरफ से रूस ने अपनी सेनाओं को यूक्रेन के अंदर घुसाया और वो कामयाब भी हुआ, काफ़ी हद तक आगे बढ़ गया। और आगे बढ़ने के बाद अब मामला पहुंच गया है कीव पे। अब कीव पे मामला कैसे पहुंच गया है? ऐसा होता है कि आपके घर पे कोई मारने के लिए आ रहा है, हो सकता है आप शहर के बाहर 4 आदमी लगा दो, बाहर 4 आदमी लगा दो, आप गली के बाहर लगा दो, लेकिन आप घर के आसपास अपनी सुरक्षा बहुत मजबूत रखते हो। आप नहीं चाहते हो कि आपके घर में कोई घुस सके। कीव ने क्या किया, इसीलिए यूक्रेन ने क्या किया कि सबसे पहले जेलेंस्की ने कीव को सुरक्षित किया और सारी फोर्स का कंसंट्रेशन कीव पे कर दिया। रशिया का डेस्परेशन ये कि भैया पहले ही 2-3 दिन में मुझे लगता था कि मैं कीव को भी हासिल कर लूँगा, लेकिन कीव में जाने के लिए मैं हवाई जहाज़ से बम तो गिरा नहीं सकता हूँ। मुझे सैनिकों के साथ घुसना पड़ेगा, मुझे टैंक घुसाने पड़ेंगे और वहाँ का जो फ्रीडम स्क्वायर है उस पर कब्जा करना पड़ेगा। तो ये काम जो है मुश्किल इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ पे अब आमने सामने से आप टक्कर ले रहे हैं और यूक्रेन की जितनी भी सेना है वो कीव पे खड़ी है, और यहाँ तक कि उसने स्थानीय लोगों को भी हथियार दे दिए हैं और वो भी वहाँ मुकाबला कर रहे हैं। रूस के पास जो लड़ाके हैं वो उसको बहुत दूर से लाने पड़ रहे हैं। रूस के लड़ाके वहाँ उस धरती के तो है नहीं, तो वहाँ से लाने पड़ रहे हैं। आमतौर पर युद्ध का जो गणित होता है उसमें ये होता है कि जिसकी ज़मीन पर युद्ध हो रहा होता है उसका अगर एक हवाई जहाज गिरेगा तो सामने वाले के 3 गिरेंगे। ये रेशियो होता है 1:3 का। तो अब वहाँ पे कीव पे रूस की लड़ाई चल रही है और ये कम्बैट है, ये आमने सामने की लड़ाई है, डॉग फाइट है। और इसके बीच में दिक्कत रूस की जो बढ़ गई है वो समझिए।
रूस ने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जोश में आके, वो एक फिल्म थी ना, आपको याद होगा, जिसमें हीरो जो है एक के बाद एक गोलियां चलाता है और उसकी रिवॉल्वर की 6 गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और अचानक देखता है कि उसके सामने विलेन खड़ा हुआ है और वो ये जानता है कि अगर उसकी शक्ल दिखाई दे गई, अगर उसको पता चल गया कि पिस्टल में गोलियां नहीं है तो मार डालेगा। ये स्थिति कहीं ना कहीं रूस की हो गई है। उसकी गोलियां तो ख़त्म नहीं हुई, लेकिन इसकी पिस्तौल में 5 गोलियां निकल चुके हैं। अब दिक्कत ये है कि उसके पास 1 गोली है। उसने पहले तो अंधाधुंध मिसाइल दाग दी, हथियार छोड़ दिए और इतना ज़्यादा कोशिश की कि डर जाए, कांप जाए यूक्रेन और समर्पण करे। जेलेंस्की ने दिमाग लगाया और रणनीति के आगे झुके नहीं। तो उन्होंने क्या कहा, हम लड़ेंगे। जब उनको अमेरिका ने कहा भैया बाहर निकलना है तो बताओ, हम तुमको निकलवा देंगे, तो बोले मुझे बाहर निकलने का रास्ता नहीं चाहिए, मुझे हथियार चाहिए। तो अब दिक्कत जो आपको समझाऊँ वो ये है कि अब आपके पास 1 ही गोली बची है और आपको निशाने पे मारना है। इसी तरह से रूस के जो संसाधन हैं, जितने भी संसाधन रूस के थे, वो संसाधन खप गए हैं, वो संसाधन खत्म हो गए हैं। और वो संसाधन खत्म होने का रूस के मतलब ये है कि अब रूस को बहुत सोच समझकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और यहाँ पे मैंने आपको जब वीडियो के शुरू में कहा था कि हम नाटो का क्या रोल होने वाला है, अमेरिका का क्या रोल होने वाला है, यूक्रेन को काबू करने के लिए जिस तरह से अमेरिका ने, माफ़ कीजिएगा, रूस ने अपने अंधाधुंध हथियार खर्च किए हैं। नए हथियार बनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसको जो सामान लेना है वो उन देशों से आता है, रॉ मटेरियल, जिन देशों के साथ में पंगा है, जो नाटो का हिस्सा है, यूरोप के देश हैं। तो अब उसके पास, उसको बनाने में भी टाइम लगता है। ऐसा थोड़ी है कि अभी तैयार सामान है, उसमें केवल कुछ मटेरियल भर देंगे। तो क्या हुआ कि आपने इसको जो है वो सामान, उसको नया हथियार बनाने में समय लगेगा। और आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, अमेरिका लगातार कहता रहा और नाटो भी लगातार कहता रहा कि हम हमला नहीं करेंगे रूस पे, लेकिन एक ऐसी तैयारी करता रहा कि अगर ज़रूरत पड़े तो हमला किया जा सके। यूक्रेन की सीमा पर बहुत तगड़ा सैनिक जमावड़ा नाटो का है। अब अगर रूस के पास में हथियार कम होते हैं, उसकी गोली एक ही अगर पिस्तल में बची है, हम नहीं जानते, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि जिस तरह से वो टिक गया है और 8-10 दिन इसी तरह खिंच जाता है मामला एक गोली के दम पे, तो हो सकता है कि नाटो और अमेरिका वहाँ से घुसे। अब आप कहेंगे कि साहब नाटो ने कह दिया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, अमेरिका ने कह दिया हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप कह रहे हैं ये हो जाएगा, कर जाएगा, तो आप किस आधार पर कह रहे हैं? वो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि नाटो और अमेरिका करेगा, क्योंकि अब तक जो काम भी नाटो और अमेरिका ने किए हैं वो ऐसे काम नहीं थे जिनकी आप उनसे उम्मीद करते हो, जो अपेक्षित हों। जैसे किसी आदमी को अगर आप युद्ध के लिए भड़काओ और भाग जाओ छोड़ के, क्या ये मुमकिन है? और अगर आप ऐसा करोगे भी तो दुनिया में कल के दिन आपको कौन पूछेगा, आपकी इज्जत कौन करेगा? कल के दिन अमेरिका और नाटो पे कौन भरोसा करेगा? तो जाहिर बात है, सैंक्शन तो सबको पता है कुछ नहीं बिगड़ने वाला। चीन रूस के बगल में बैठा हुआ है, जिस चीज़ पे सैंक्शन लगाओगे सब मिल जाएगा। तो क्या करेगा? अब बड़ा मसला ये है कि उसके पास करने के लिए, इज्जत बचाने के लिए यही रास्ता है कि ज़ेलेंस्की के समर्थन में वो कुछ हथियार, कुछ सैनिक भेज दे। बाद में हो सकता है जब वो देखे कि रूस कमज़ोर हो गया है तो रूस को दबोचने की कोशिश करे, यूक्रेन के लिए नहीं। लेकिन अगर रूस कमज़ोर पड़ जाता है तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा अमेरिका को मिलेगा। अमेरिकी बादशाह जो इस युद्ध के बाद कमज़ोर होती हुई दिख रही है, वो बादशाहत फिर से मजबूत होगी। चीन को भी हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी, जो चीन के हौसले हैं वो भी ठंडे पड़ेंगे। तो ये संभव है कि अमेरिका और नाटो एक प्लान बी के तौर पर रणनीति तैयार करें। उन्होंने बहुत सारे हथियार सीमाओं पे रूस की जमा कर रखे हैं और वो रूस पर जब वो कमज़ोर हो जाए, जब वो थक जाए, जब उसके संसाधन खर्च हो जाएं, जब उसकी एक गोली भी खर्च हो जाए, तो वो रूस पर हमला कर दें। ये मेरा एक अनुमान है। और युद्ध के समय आप अनुमान ही लगा सकते हैं, आपके पास में कोई ठोस जानकारी नहीं होती है। और कम से कम ये जानकारी इतनी टॉप लेवल की सीक्रेट जानकारी है कि पुतिन को भी पता नहीं लग सकती, तो मुझे कैसे पता लगेगी। लेकिन हाँ, हम इस पर अनुमान लगा सकते हैं कि उसके लिए क्या ठीक रहेगा। तो क्या होगा अगर कल के दिन यूरोप या नाटो कहें और अमेरिका
अगर रूस को रोंदने की कोशिश करते हैं तो उनकी खोई हुई साख वापस आएगी, उनकी हुई कटी हुई नाक जुड़ जाएगी, बच जाएगी, और कहीं ना कहीं से एक ऐसा वातावरण बनेगा जिसमें रूस एक कमज़ोर देश के तौर पे दिखाई दे। और आज अमेरिका के पास में रूस पे हमला करने का एक एक्सक्यूज़ है, एक बहाना, एक कारण है। इसलिए सारी परिस्थितियाँ ऐसी दिखाई देती हैं जिसमें मुझे लगता है कि कल हो ना हो, इस हफ्ते 10 दिन के बाद में नाटो और अमेरिका सैनिक कार्रवाई का विकल्प ढूंढने लगें, क्योंकि अब रूस के सामने चुनौती सिर्फ यूक्रेन को जीतने की नहीं है, रूस के सामने चुनौती अपने घर को, रूस को भी बचाने की है। उसका डेस्परेशन बढ़ रहा है, उसके अनुकूल चीज़ें हो नहीं रही हैं, बहुत रेजिस्टेंस कीव में उसको मिल रहा है, और उस रेजिस्टेंस के बीच में उसको चिंता अपने घर की भी है कि लड़ाई करते करते दिन काफ़ी दिन हो गए, अपने घर जाना, अपना रूस भी देखना है। जो भी है, हालात जो अभी तक के दिखाई दे रहे हैं वो हैं। बाकी की बहुत सारी जानकारियां हैं, देखते रहिए। कौन सा विमान उड़ गया, किस बिल्डिंग पे गिर गया, बहुत सारे चैनल्स पे आपको मिलता जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार,